दर्शक हमारा ये शो लाइव देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सवाल हम अपने एक्सपर्ट से लाइव यहाँ पर पूछे, डिस्कस करें, तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com पर भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, यूट्यूब कमेंट्स के जरिए भी आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू भी आप सवाल भेज सकते हैं। अपना सवाल थोड़ा सा डिटेल में हमें लिखकर भेजिएगा ताकि अपने एक्सपर्ट से उसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बातचीत भी कर सकें। इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन है, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो तीनों को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और जो जो फैसिलिटीज़ इनमें आपको मिलने वाली है वो आपको अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब एक एक करके लेते हैं अपने दर्शकों के सवाल और सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आया है श्वेता जी का सवाल है। सर, इनका सवाल यह है कि साउथ इंडियन बैंक इस लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या सर? आज 18 से 19% गिर चुका है सर साउथ इंडियन बैंक। निफ्टी अगर तोड़ते हैं आजकल तो तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में वीकली और मंथली चार्ट पे डेंट बना है, 36.94 के नीचे कंफर्म हो जाएगा, बट कंफर्मेशन का वेट नहीं करना चाहिए, तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, तुरंत श्वेता जी आपको एग्जिट करने की यहाँ पर अंशुल सर सलाह देंगे। तो आस्था मैम हमारे साथ एक बार फिर से फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, आपसे जानना चाहेंगे अगला सवाल जो हमारे पास दर्शक का आया है वो BHEL को लेकर है। आरती जैन जी का ये सवाल है। आरती जैन जी पूछ रहे हैं कि BHEL क्या ये इसको होल्ड कर सकती हैं बजट तक? बजट में हालांकि 2 ही दिन बाकी हैं, आज का ही ट्रेडिंग सेशन है और फिर बजट वाले दिन का होगा। तो इनको क्या करना चाहिए मैम BHEL के अंदर? देखिए, BHEL की अगर हम बात करें तो नतीजे काफी अच्छे आए हैं। BHEL अभी जिस तरह से मोमेंटम बना हुआ है, मुझे लगता है ये लंबे समय की आस्था मैम, आपकी आवाज़ यहाँ पर थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप एक बार प्लीज़ रिकनेक्ट कीजिए। तब तक अंशुल सर आपसे इस पर एक टेक जानना चाहेंगे कि BHEL के अंदर क्या करना चाहिए सर? सर BHEL में एग्जिट कर लेना चाहिए। 295 पे जब ब्रेकआउट आया था तब से बताते आ रहा हूँ कि ब्रेकआउट फेल होगा, जितनी जल्दी हो सके इससे निकल जाइए। पहला टारगेट 229, फिलहाल पुल बैक दे रहा है 267 271 तक जो पहला टारगेट था। अब उसके बाद 229 205 ये 2 लेवल आराम से टेस्ट होंगे। आज या कल में 267 मिले तो तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए। ओके, ठीक है सर। राहुल जी, हाँ, अगला सवाल हमारे पास आया राहुल जी का। राहुल जी पूछ रहे सर कि कोल इंडिया, इनके पास 424 पर इनका बाइंग प्राइस है। अब इनको नियर टर्म का ये व्यू लेकर चल रहे हैं। नियर टर्म इन्होंने बताया है तो 2 से 3 महीने 4 महीने मान के चल सकते हैं। क्या करना चाहिए सर कोल इंडिया के अंदर? कोल इंडिया में भी तुरंत एग्जिट कर लेना चाहिए सर। आज वर्टिकल डाउन मूव है और मोस्ट लाइकली बजट के बाद ये स्टॉक्स पिटेंगे। ओके, लगभग रेलवे डिफेंस PSU की पिटाई बहुत तेज हो सकती है, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर। मनी9 के प्राइम मेंबर हैं सुशील जी, इनका सवाल है ई-क्लर्क्स सर्विसेज पर। सर, इनका जो बाइंग प्राइस है 4680 इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है और ये जानना चाह रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते में क्या 4994 यानी कि 4994 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं क्या सर? लगता तो नहीं है। ओके, तो कितना टारगेट मानकर चल सकते हैं सर इसमें? आई वुड सजेस्ट एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि कल जैसा आपकी ब्रेकआउट कैंडल थी बड़े वॉल्यूम के साथ, आज ऐसी कैंडल नहीं बननी चाहिए थी। नहीं भी एग्जिट कर रहे हैं तो 4400 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर लीजिए। दोनों 50-50 है, या तो एग्जिट कर लीजिए या 4400 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ब्रेकआउट आएगा और सस्टेन होगा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम दिख रही है। ओके, ठीक है सर। सुहानी जी ने अगला सवाल हमें भेजा है। इनका सवाल है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर। इनका जो बाइंग प्राइस है सर वो है 870 रुपीज़। अब ये पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए सर? होल्ड कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं सर? देखिए, 1526 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 1395 पे बाइंग क्लाइमेक्स कंफर्म हुआ था। दोनों लेवल से बताते आ रहा हूं कि 342 रुपए आ रहा है। 670 पहला टारगेट था, हो चुका है।
342 अगला टारगेट है। आई डोंट नो व्हाई आप अभी तक वेट कर रहे हैं। जी ठीक है सर। विजय सिंह जी ये पूछें कि कल्याण ज्वेलर्स इनके पास शेयर्स हैं सर। कल्याण ज्वेलर्स में सर क्या करना चाहिए? इसके अलावा ऑयल इंडिया के भी शेयर इनके पोर्टफोलियो में हैं और टाटा स्टील भी है सर। तीनों में पूछना चाह रहे हैं कि सर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटजी क्या लेकर चल सकते हैं इसके अंदर? देखिए टाटा स्टील, हिंदुस्तान, मतलब मिडिल स्टॉक सारे जिसमें इंक्लूडिंग टाटा स्टील प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अब यहाँ से बहुत अपसाइड नहीं है, डाउन साइड लंबी खुल सकती है। ऑयल इंडिया में पुल बैक 483 तक आना था, 483 आ चुका है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है। प्रोबेबली 565 522 565 की जोन तक कर सकता है, बट मोस्ट लाइकली बजट के बाद इसमें पिटाई होना स्टार्ट होगी, तो एग्जिट प्लान करना स्टार्ट कर दीजिए। आखिरी बचा कल्याण ज्वेलर। 630 पे बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था, 334 पहला टारगेट है जो अब ऑलमोस्ट आने वाला है, और 334 निकलने के बाद 201 अगला टारगेट है जो आता हुआ दिखेगा। ठीक है। और गुजरात गैस लिमिटेड पर राजीव जी जो मनी 9 के प्राइम मेंबर हैं, ये पूछ रहे हैं कि गुजरात गैस लिमिटेड इनके पास 493 इनका बाइंग प्राइस है, इसमें क्या कर सकते हैं? गुजरात गैस में पुल बैक आ सकता है 460 की जोन तक, वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा। ओके ठीक है सर। एक सवाल सर आपसे ये रहेगा कि पिछला बजट सर अगर हम देखें, बजट 2025 से लेकर और बजट 2026 तक, यानी कि आज 30 जनवरी तक 45 स्टॉक्स ऐसे रहे हैं जो मल्टी बैगर बने हैं सर। इसमें से कुछ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा और आपसे फिर उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे सर। पहला मिडवेस्ट गोल्ड, ये 157 रुपये था 30 जनवरी 2025 को, 157 के आसपास। आज है 5180 पर, 32% की तेज़ी इसमें है। GHV इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, इसमें 759% का रिटर्न तेज़ी है। गुजरात नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें 524% की तेज़ी है एक साल के अंदर। इसके अलावा हिंद कॉपर, ये 208% है। भाग्यनगर इंडिया ये 122% है। नेशनल एल्यूमिनियम 103% है। MCX 131% है। तो सर मिडवेस्ट गोल्ड जैसे जो स्टॉक्स हैं, इन्होंने 3200-3300% रिटर्न दिया है, लेकिन अगर आप देखें इनके नतीजे भी कोई अच्छे नहीं रहे हैं। बस इसमें यह है कि FIIs कहीं ना कहीं पिछला अगर हम कुछ क्वार्टर्स देखें तो वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मिडवेस्ट गोल्ड की ये जो तेज़ी है, क्या ये फंडामेंटल ड्राइव से आए या फिर एक स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ही हम इसको मानकर चल सकते हैं? तो देखिए इससे क्या फर्क पड़ता है कि फंडामेंटल राइड आई कि स्पेक्युलेटिव बाइंग आई। जो चीज मैं बार बार बोलता हूं, अगर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आपको दिख रहा है, अगर कोई ट्रिगर है, अगर कोई चेंज है, तो अपॉर्चुनिटी बड़ी होती है पैसा कमाने की, जी और उस समय आपको छोटे स्टॉप लॉस से घुस जाना चाहिए। जो बार बार मैं बोलता हूं, शेयर बाजार है महाराज धृतराष्ट्र की वो क्रूज सभा नहीं है जहां पे आप अनलिमिटेड दाव खेलते जाएं, बट छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ छोटी छोटी पोजीशंस आपको ऐसे ट्रिगर्स पे प्ले करनी चाहिए। अगर ऐसे ट्रिगर्स मिले हैं तो आपको बिल्कुल प्ले करना चाहिए। अब आप इसमें मिडवेस्ट में देख लीजिए। जी मैं कैसे समझाऊं आपको। देखिए मिडवेस्ट का अगर चार्ट खोलेंगे आप, उसको पूरा डेटा 2012 से ले लें, तो मिडवेस्ट में 33 रुपए पे ब्रेकआउट आया था। कितने साल का? 2012 से लेके 2024, 12 साल का ब्रेकआउट आया था। ये नीचे नहीं, ये आपके में क्लियर नहीं दिख रहा है। जी देखिए कोई भी छोटा ट्रिगर या कोई छोटा चेंज आता है तो फिर या बड़ा बेस ब्रेकआउट आता है, तो ये समय होता है जहां पे आपको एक छोटा स्टॉप लॉस लेके 3-4-5% ऑफ द कैपिटल रिस्क लेके घुस जाना चाहिए। अगर बनना है तो बड़ा पैसा बन जाएगा, नहीं बनना है तो स्टॉप लॉस आपका कटेगा, आप 1-2% ऑफ द कैपिटल लॉस लेके बाहर हो जाएंगे। वही मिडवेस्ट में हुआ, वही हिंदुस्तान जिंक में हुआ, वही हिंदुस्तान कॉपर में हुआ। मिडवेस्ट में 12 साल का बेस ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट समवेयर अराउंड आया था आपका 34 रुपए पे। आप करीब करीब 27 रुपए का स्टॉप लॉस था, लेके घुस गए होते तो आज 5150 तक की अपसाइड आपको मिल गई। मैं कह रहा हूँ 5500 150 तक नहीं भी रुके, आप 35 में लेके 70 में भी निकले तो आपका 100% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है। 140 में निकलते तो 200% होता है। मेरे को नहीं लगता कोई 5000 तक होल्ड किया होगा, बट अगर 100-200% भी आपने रिटर्न निकाल लिया इस छोटे चेंज या ट्रिगर पे,
तो आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हमें उस पे दूसरे चैनल पे ऐसे ही एक स्टॉक डिस्कस कर रहे थे जहां पे फंडामेंटल ट्रिगर चेंज हुआ है। तो ये ऐसे समय होते हैं जहां पे आपको एक छोटी रिस्क लेके घुस जाना चाहिए। अगर आप बोले तो मैं आपको वापस से स्क्रीन शेयर करके पूरी चीज वापस समझा सकता हूं। जी सर, एक बारी हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा और बताना चाहें तो। मैं आपको पहले मैं आपको आपका ही सवाल मिडवेस्ट समझा देता हूं, जी जी जी। फिर मैं आपको बताता हूं कि ट्रिगर चेंज होने पे चीजें आपको किस तरीके से मैनेज करनी चाहिए। एक मिनट, मेरे को एक दो टैब बंद करने पड़ेंगे, नहीं मेरा सिस्टम स्लो हो जाएगा। आप देखो, मिड वेस्ट जो आपने पूछा, मिड वेस्ट का मार्केट कैप कितना है? 5,000 करोड़। जी उस समय था लगभग 40-50 करोड़ का मार्केट कैप था। आप देखो मिड वेस्ट में कितना, ये 66 महीने का मंथली चार्ट है। 66 महीने का बेस ब्रेकआउट आया था। मिड वेस्ट आपको कहां लेना स्टार्ट कर देना चाहिए था? अगर आपको प्रीएम्प्टिव बाइंग करनी थी तो मिडवेस्ट में ये आखिरी एफवीजी था जो रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई के पहले। आप देखो ये आखिरी एफवीजी ब्रीच हुआ। अब आओ एक टाइम फ्रेम नीचे, वीकली पे। वीकली पे ये एफवीजी यहां ब्रीच हो गया था, तो वीकली पे आपको इस कैंडल पे एंटर कर जाना चाहिए था। हाई के ऊपर ब्रेकआउट पे एंट्री मिलती। 21 रुपए 30 पैसे लो था, 17 रुपए 55 पैसे, यानी 21 रुपए 30 पैसे में आप लेते, 17 रुपए 55 का स्टॉप लॉस था, 3 रुपए 75 पैसे का कुल आपका स्टॉप लॉस था। आप कहीं भी निकलते, आप कम से कम 10x तो रिटर्न बना के इस पूरे फेस में कहीं भी आप निकलते। आप इस पूरे फेस में कहीं भी 10 वीक मूविंग एवरेज का स्टॉप लॉस भी लिए होते तो यहाँ 2095 पे कटता है। 10 वीक मूविंग एवरेज जाके कटा 2095 पे। तो जब भी कोई बड़ा बेस या बड़ा कोई ट्रिगर चेंज होता है तो वो समय होता है आपको एंट्री लेने का। अभी एक स्टॉक कल सवाल आया था जिसपे हमने आइडेंटिफाई किया, रात को मैंने इस पे बहुत टाइम स्पेंड किया था पढ़ने में। पेपर कंपनी है, पेपर की है, पेपर में मार्जिन लो होते जा रहे हैं। इनकी मैनेजमेंट ने क्या किया, जाके खरीद ली शराब वाली कंपनी, बियर कंपनी, जिसका लगभग 7 हेक्टोलीटर इनकी कैपेसिटी है, जो कल रात को मैं पढ़ रहा था कि 9 लाख हेक्टोलीटर तक ये एक्सपेंड करेंगे। दूसरी चीज, प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनकी अपनी कंपनी में लॉस हो रहा है, जो एक्वायर कर रहे हैं उसमें 104 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। ये क्या हुआ? फंडामेंटल ट्रिगर चेंज हुआ। दूसरी चीज इसके एडवांटेज में क्या आती है, मार्केट कैप कितना है? केवल 600 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी अगर यहां से 200-300 करोड़ की भी कोई फंड की बाइंग आती है तो आपके लिए 1200-1300 करोड़ मार्केट कैप होना आसान है, यानी डबल हो सकता है। तीसरी चीज, अब आते हैं अपन फंडामेंटल पे, जो चीज अभी अपन ने मिडवेस्ट में डिस्कस की। आखिरी एफवीजी कौन सा बचा था जहां से आपको रेजिस्टेंस आ सकता था? आखिरी एफवीजी ये बचा था, यहाँ टेस्ट हो चुका। इसके ऊपर निकलता है तो जैसे हमने मिडवेस्ट में देखा था कि ब्रेकआउट आया, इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है 63 के ऊपर, आपका टारगेट खुलता है 81 और 89। बट फिर वही चीज है ना कि आप पैसा कितना डालते हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं अगर इसको प्ले कर रहा होता, मैं 4% ऑफ द कैपिटल अपनी रिस्क पे डालता कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, वो भी खोल के बता देता हूं। नहीं, फिर वही गलतियां करेंगे सब लोग। अगर मान लीजिए मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मान लीजिए मेरे पास 1 लाख की कैपिटल है, मैं 4% अपनी कैपिटल रिस्क पे डाल रहा हूं, यानी 4,000 रुपए की मैं रिस्क ले रहा हूं। एक मिनट, इसको छुपा ही देता हूं। मान लीजिए मेरी 1 लाख की कैपिटल है। इन रिस्की बेट को कैसे प्ले करते हैं? 1 लाख की कैपिटल है, मैंने 4,000 रुपए रिस्क पे डाले, बाई कहां कर रहा हूं मैं? 52 पे।
स्टॉप लॉस मेरा कितना आ रहा है 44 रुपए पे, 52 रुपए लिया, 44 रुपए का स्टॉप लॉस है। 52 - 44, 8 रुपए की रिस्क आती है। 4,000 रुपए में माल ले रहा हूँ, मेरी रिस्क कितने की आएगी? 8,000, 8 रुपए की मेरी रिस्क आएगी। अगर ये स्टॉक चलना स्टार्ट किया और ऑल टाइम हाई हिट करता है इस फंडामेंटल ट्रिगर पे, मेरा पैसा यहाँ से ऑलमोस्ट 70-75% बढ़ने की चांस है। तो इस जगह पे आप कुछ रिस्क लेते हैं इस टाइप के शेयरों में, छोटी कैपिटल अपनी रिस्क पे लगाइए, स्टॉप लॉस लगाइए और ऑल टाइम हाई तक के लिए प्ले कीजिए। बट रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम देख के बहुत खुश हो जाते हैं कि 17 रुपए का या 20 रुपए का मिडवेस्ट 5,000 हो गया, जी। क्या 5,000 तक होल्ड कर पाएंगे? मान लीजिए आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो क्या आप उतनी रिस्क मैनेजमेंट कर पाएंगे? तो उनका ये सब तरीका है। अगर ये सब चीज आप फॉलो करते हैं तो ही मल्टी बैगर की तरफ जाइए, अगर नहीं करते हैं तो फिर मत जाइए। तो सेम इज विद दिस, ले रहे हैं तो 44 का स्टॉप लॉस, 4% की रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी कैलकुलेटर, ब्रेकआउट, टारगेट, ये सारी चीजें आपकी नोटबुक में नोट होनी चाहिए। नहीं फिर फिशर जैसे अगर ब्रेकआउट फेल हुआ और वो वर्टिकल डाउन मूव आने लगा, रोज आप सवाल पूछेंगे कि क्या करना है, रोज मैं जवाब देता रहूंगा कि स्टॉप लॉस कट गया है। उल्टी उसकी जगह श्रीजी शिपिंग बन गया, तो रोज आप पूछते रहेंगे क्या प्रॉफिट बुक करना है, मैं रोज जवाब देता रहूंगा नहीं, 10 डे का या 20 डे का मूविंग एवरेज आपको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करते जाना है। 40-50-60% रिटर्न की श्रीजी शिपिंग में हमने सामने देखा था बनी थी। तो करना क्या है ये आपको पहले से पता है, करते नहीं है ये अलग बात है। बिल्कुल। चलिए अंशुल सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से और बहुत डिटेल में यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से अगर आप मल्टी बैगर की हम जो बात कर रहे हैं उसको अगर आप देखना चाहते हैं तो किस तरीके से उसको देखना चाहिए, किस तरीके से एनालिसिस उसका करना चाहिए। आस्था जैन मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आस्था मैम, यहाँ पर हम बात कर रहे थे मल्टी बैगर्स की, तो कुछ हमने यहाँ पर नाम भी बताए जिन्होंने पिछले बजट से लेकर इस बजट तक मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए हैं, मल्टी बैगर बन चुके हैं। तो आपको कुछ शेयर्स, कुछ कंपनीज, कुछ स्टॉक्स नज़र आ रहे हैं जो आने वाले साल में मल्टी बैगर बन सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम मल्टी बैगर्स की बात करें तो मल्टी बैगर्स में सिर्फ टेक्निकल्स वर्क नहीं करते, फंडामेंटल ऑफ स्कूल ऑफ थॉट का भी बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही मल्टी बैगर्स निकलते हैं, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल कॉम्बिनेशन। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें तो मल्टी बैगर्स में अगर आप देखेंगे तो बीएससी का एक स्टॉक ऐसा था जिसने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दिए, तो वो एक मल्टी बैगर था और उसके पीछे टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल स्टोरी भी साथ में चल रही थी। और फंडामेंटल्स था कि लिस्टेड स्पेस में एक ही एक्सचेंज था जो कि स्टॉक्स मार्केट की, ऐसे एमसीएक्स है पर वो कमोडिटीज के लिए भी है। तो जब तक देखा जाए तो लिस्टेड स्पेस में एक ही एक्सचेंज था जो स्टॉक्स में ट्रेड करता था, तो उसी वजह से बीएससी का एक तरह से मोनोपोली कह सकते हैं, लिस्टेड स्पेस में होने की वजह से उसे फायदा मिला। तो हमें फंडामेंटल्स को भी साथ के साथ बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से अभी बैंक्स मुझे अभी भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और पीएसयू बैंक्स में मेरा ध्यान काफी ज्यादा है, तो मुझे लगता है पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक ऐसी जगह हो सकती है जहां से अभी भी कुछ मल्टी बैगर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो वहां पे एक ध्यान जरूर बनाया जा सकता है, लेकिन मार्केट की वॉलेटिलिटी को बिल्कुल ध्यान में रखें और मेरे हिसाब से उसमें तुरंत एक तरह से कूदने की जरूरत नहीं है कि आज बताया तो आज ही उनको खरीदना है। इसमें एक तरह से एसआईपी की तरह अगर काम करेंगे मल्टी बैगर्स में तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मार्केट अभी भी वॉलेटाइल है। फंडामेंटल्स अगर हम मैक्रो और माइक्रो दोनों देखें तो वो अभी एकदम से सुधर नहीं गए हैं, तो इनमें सिप की तरह से काम किया जाए अच्छा रहेगा। एसबीआई मुझे अभी भी अच्छा लगता है, दिग्गज बैंक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक सेफ हम जिसे कह सकते हैं बेट होता है पोर्टफोलियो के लिए, तो एसबीआई पे नजर बनाई जा सकती है। एलएनटी की बात करें, ये मल्टी बैगर्स बनेंगे लेकिन ये बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में नहीं बनेंगे, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज के नाम मैं आपको अभी बता रही हूँ। अगर स्मॉल कैप की भी बात करें तो बैंक में मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे सिटी यूनियन बैंक है, ये मुझे काफी पसंद आता है, इंडियन बैंक पसंद आता है। तो ये कुछ एक बैंक हैं जो कि आगे जाके बहुत बढ़िया रिटर्न्स देते हुए नजर आएंगे। तो मेरा कहना यही है कि अगर आप मल्टी बैगर भी कोई लेके चल रहे हैं तो वो तुरंत एंट्री करने के अभी राय नहीं है। इसमें कुछ एक ट्रांचेस में आप एंट्री करिए तो आपको ज्यादा अच्छा रिटर्न बैठेगा।
बिगड़े हालात में कैसे बनेगी बात? जनता को चाहिए एक ही जवाब, क्या टैक्स का बोझ कम करेगी सरकार? टैरिफ का डर जब तक नहीं होगा पार, मुश्किल में रहेगा कारोबार। रिफॉर्म के एजेंडे से पीछे नहीं हटना है, लेकिन आगे क्या? सबका मिलेगा जवाब जब 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। बजट 2026 का 360 डिग्री कवरेज सिर्फ मनी 9 पर। इकोनॉमी, शेयर बाजार और आपके इन्वेस्टमेंट पर क्या होगा असर, जानिए और समझिए हमारे साथ दिन भर।